नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। बाबरी मस्जिद एक बार फिर खबरों में और इस बार चर्चा हो रही है बंगाल वाली बाबरी मस्जिद की। पिछले दिनों मुर्शिदाबाद में खुद को बंगाल का ओवैसी कहने वाले हुमायूं कबीर ने अपने मिशन बाबरी की नींव रखी। बंगाल वाले ओवैसी तो अड़ गए हैं, खुला चैलेंज दे रहे हैं कि बाबरी तो बन के रहेगी, जिसमें हिम्मत है वो रोक के दिखाए। वहीं यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुटकी ली, ये कहते हुए कि कयामत का दिन कभी आने ही वाला नहीं है। बंगाल में बाबरी बनाने वाले चैलेंज के सामने बीजेपी खड़ी हो गई। ऐलान कर दिया गया है कि बाबर के नाम पर मस्जिद तो क्या, देश में कुछ भी बनने नहीं देंगे। अब सवाल यह है कि क्या यह मामला सिर्फ बंगाल इलेक्शन का है या इससे आगे 2027 का यूपी का मैदान और 2029 का लोकसभा वाला रण भी साधने की तैयारी हो चुकी है। आज ये सब आपको डिटेल में समझाऊंगा और अयोध्या में जहां मस्जिद बनाने के लिए जमीन मिली थी वहां क्या हुआ वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि बाबरी वाले बवाल पर कोरी राजनीति तानी जा रही है या मामला कुछ और है। क्या मुस्लिम वोट बैंक के दावेदारों ने ममता और अखिलेश की टेंशन बढ़ा दी है? क्या देश में अब मुस्लिम राजनीति का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है? इस सब की आज बात करेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। सियासी पैतरों की बात क्या करें, बेमतलब किसी से मुलाकात क्या करें, ये अचानक क्या हुआ कि सड़कों पे नेता उतर पड़े? कहीं इंतखाबात तो नहीं, जरा पता करें। तो लड़ाई मुसलमानों के असल झंडा बरदार की है, लड़ाई मुसलमानों के खालिस सालार की है, लड़ाई इस बात की है कि देश की सियासत में मुसलमानों की हिस्सेदारी का ईमानदार कमिटमेंट किसके पास है। और अब इसी कश्मकश में, बंदोबस्त में एक बार फिर चर्चा में आ गई बाबरी। एक फोटो भी रिलीज की गई है हुमायूं कबीर की तरफ से और उसी ढांचे पर जो है बाबरी मस्जिद का पूरा डिजाइन और बनाया जाएगा। यहाँ हम तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं किस तरह से जोर शोर से काम शुरू हो चुका है। हुमायूं कबीर की तरफ से कहा गया कि लगभग 2-3 साल में ये मस्जिद बनकर तैयार हो जाएगी। बंगाल के ओवैसी ने अपना बाबरी प्लान एक्टिव कर दिया है। मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी की नींव में बंगाल की सियासत की एक नई ईंट रखी जा रही है, इस उम्मीद के साथ कि सूबे की 27% मुस्लिम आबादी बाबरी पर फिदा हो जाएगी और मुस्लिम वोट बैंक की लाइन ममता दीदी की टीएमसी से कट जाएगी। तो क्या बाबरी चुनावी मैदान में गहरा संकेत है? क्या बाबरी इफेक्ट यूपी की जमीन पर भी दिखेगा? मुर्शिदाबाद में बन रही मस्जिद का नाम आखिर बाबरी ही क्यों? बंगाल के ओवैसी मानने को तैयार नहीं। कुछ महीने पहले तक हुमायूं कबीर को बंगाल से बाहर शायद ही कोई मुसलमान जानता हो, लेकिन बाबरी ने हुमायूं को सियासी पहचान तो दे ही। टीएमसी से बाहर होकर खुद को बंगाल का ओवैसी कहने वाले हुमायूं बाबरी के बहाने खुद को मुसलमानों का हमदर्द बताने की कोशिश में जुटे। तो क्या बाबरी मुस्लिम राजनीति का एक बड़ा सिंबल बन गई? कहा यह जा रहा है कि पॉलिटिक्स में बाबरी को लाना दरअसल वोट बैंक का मजहबी कार्ड है। इससे उम्मीद मुस्लिम वोट के गोलबंदी की है। बाबरी सियासी कट्टरपंथी लाइन है और उसी नाम पर मस्जिद का बनाना एक तरह से संवैधानिक सिस्टम के खिलाफ विरोध का संकेत भी है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दे दिया है। हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। भारत का उनका बाप का एका नहीं। योगी आदित्यनाथ बोलने दीजिए, नहीं बंगाल के रहने वाला है, लखनऊ नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है। मैं यहाँ मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा, किसी को कोई रोक सकता रोक लीजिए। ओवैसी ब्रांड राजनीति की भाषा और बर्ताव दोनों एक से है। फिर चाहे वो बंगाल के ओवैसी हों या असली ओवैसी या उनके छोटे भाईजान अकबरुद्दीन ओवैसी।
ये समझिए कि अगर मुस्लिम वोट बैंक एक अनार है तो इसके कई बीमार हैं। एक वो जो खुद मुसलमान हैं और इस्लामिक लाइन पर अपनी सियासत साधने निकले हैं, दूसरे वो जो मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करते रहे हैं और जिन पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं, जबकि ओवैसी अलग पिच पर हैं, कथित सेकुलर पार्टियों पर बेसाख्ता उखड़े हुए। वो कहते हैं कि इन पार्टियों ने मुसलमानों का इस्तेमाल किया, मुसलमानों को हाशिए पर रखा, मुसलमानों के साथ धोखा किया, सत्ता में हिस्सेदारी कभी नहीं दी, अब लड़ाई अपना नेता बनाने की है। ओवैसी किसी भी कथित सेकुलर पार्टी को छोड़ने के मूड में नहीं, कयामत के दिन तक नहीं। वो कुछ चेहरों की नींद हराम करने का ऐलान भरे मंचों से कर रहे हैं। इलेक्शन तो हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह, चाहे कुछ भी हो जाओ। जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है। कम से कम मैं खबर में जाने से पहले ये तिश्नगी लेकर नहीं जाऊंगा, अरे मैं लड़ा क्यों नहीं, मैं लड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। जमहूरियत के दायरे में रहकर हम लड़ेंगे, तुम्हारी नींद को हराम करेंगे, क्योंकि तुमने बर्बाद कर दिया, तुमने हमारे ख्वाबों को चुकनाचूर कर दिया, तुमने हमसे इंसाफ नहीं किया, तुमने हमको मार्जिनलाइज करके रख दिया। अब वो जमाना खत्म हो गया मार्जिनलाइजेशन का। अब लड़ाई होगी हिस्सेदारी की, अब लड़ाई होगी लीडरशिप की, अब लड़ाई होगी नेता बनाने की। और मुस्लिम राजनीति का एक बड़ा अहम सिरा है बाबरी। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बंगाली ओवैसी बाबरी गढ़ रहे हैं, लेकिन अयोध्या में जो 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मिली थी, उसका हाल क्या है? सोहावल तहसील में धन्नीपुर गांव में सरकार द्वारा 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए दिया गया, लेकिन यहाँ पर तो कोई निर्माण, कोई कार्य नहीं हो रहा है। इस समय हम धन्नीपुर में मौजूद है और धन्नीपुर से अगर बात की जाए मुर्शिदाबाद की, तो लगभग 863 किलोमीटर दूर है मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। समझना मुश्किल नहीं कि मुद्दा राजनीति का है, बस कोरी सियासत का है। अयोध्या में ही हमने ये समझने की कोशिश की कि आखिर बाबर के नाम से बनाई जा रही मस्जिद का तुक क्या है। ये सवाल हमने अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्षकार रहे इकबाल अंसारी से पूछा। देखिए, बाबर के नाम का हम तो विरोध करते हैं। अब इलेक्शन आ रहा है तो उनको बाबरी मस्जिद की याद आ गई। हम इससे पहले भी कई जो है विरोध कर चुका हूँ कि बाबर कोई मसीहा नहीं, बाबर का नाम होना नहीं चाहिए। तो ये बात हुई इकबाल अंसारी की। बंगाल में बन रही बाबरी को लेकर यही सवाल हमने अयोध्या के मुसलमानों से किया कि आखिर बाबर के नाम से मस्जिद को बनाने का तो क्या है। उनका जवाब भी सुनिए। वहाँ तो सिर्फ राजनीति हो रही है, जो कि मस्जिद यहाँ बननी चाहिए, वहाँ कोई तुक ही नहीं ना। और यहाँ पे जो है कोई काम नहीं चल रहा है, इतने दिन से रुका पड़ा है। जो लोग बाबरी नाम से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सिर्फ पॉलिटिकल इशू है, ये राजनीति कर रहे हैं लोग और हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं। क्योंकि बाबर अगर मस्जिद जो जगह थी तो बाबर ने बनाई और इस्टेब्लिश बाबर ने बनाई, रिकॉर्ड के अंदर भी है कि बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा था सुप्रीम कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया। अब इस मुद्दे को हवा देना सिर्फ छोटी मोटी एक राजनीति करने की जैसी है और इस तरह के कृत्य नहीं होना चाहिए इस देश में। जिस तरह के कृत्य कर रहे हैं ऐसे लोगों के ऊपर तत्काल संज्ञान लेकर के सुप्रीम कोर्ट को खुद इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल मुद्दा मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने की बेचैनी का है और मुस्लिम वोटों के तलबगारों को ये लगता है कि मुसलमान हार्ड लाइन से ही उनकी तरफ आएंगे। इस खेल में ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM सिद्ध रही है। बिहार विधानसभा में 5 सीटें जीतकर और महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में 125 पार्षदों की बड़ी संख्या हासिल कर ओवैसी अपनी रॉ में है और वो मुसलमानों के वोट बैंक के सहारे सत्ता में आने का ख्वाब देख रही पार्टियों के लिए एक चुनौती भी है। बंगाल के ओवैसी का बाबरी वाला दांव एक सिंबल है।
वो सिंबल जो सीधे तौर पर यूपी में या कहीं और 80-20 के बंटवारे में कारगर साबित हो सकता है। यूपी में अगर 20% मुस्लिम आबादी का कुछ प्रतिशत भी ओवैसी अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे तो अखिलेश तीसरी बार भी सत्ता से बाहर ही रह सकते हैं। MY समीकरण को छोड़कर PDA वाला सियासी फॉर्मूला लाने के बावजूद अखिलेश का सत्ता वाला गणित गड़बड़ा सकता है। बस यही वजह है कि ओवैसी के नाम पर अखिलेश अलबला जाते हैं। अपना चैनल चलाओ, कुछ और चलाओ। सर, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा है कि आप लोगों से भी हमारा निवेदन है, आप लोग भी किसी का एजेंडा मत चलाओ, क्योंकि रंग से ही पता लग रहा है तुम्हारा एजेंडा किसका है और मालिक कौन है तुम्हारा। इसलिए इन चीजों में मत उलझो। समाजवादी पार्टी PDA की लड़ाई आगे बढ़ा रही है। 2022 में अखिलेश ने कुल 64 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जो 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में मुस्लिम प्रत्याशियों को दिए गए टिकटों से कम था। 2017 में दोनों साथ चुनाव लड़े थे और 88 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया गया था। हालांकि इनमें से 31 उम्मीदवार 2022 में विजयी रहे, यानी स्ट्राइक रेट करीब 50% का था। चर्चा तो ये भी है कि इस बार ओवैसी कहीं ऐसा न हो कि BSP के साथ हाथ मिला लें। अगर ऐसा होता है तो मीम भीम वाला समीकरण अखिलेश के PDA में से DA को निकाल कर बाहर कर सकता है। खास बात यह है कि BSP AIMIM गठबंधन बनने की सूरत में मुसलमानों को भी ओवैसी की तरफ जाने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक एक तरफ उधर ही शिफ्ट होता रहा है जिधर सत्ता बनने की गुंजाइश हो, और BSP पर दांव खेला जा सकता है। हालांकि ये अभी अनुमान भर है। इसमें कोई शक नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी ने एक खेला तो कर ही दिया, वो ये कि वो दल जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते थे उनकी टेंशन बढ़ा के रख दी। भाई, ओवैसी का संदेश साफ है, या तो गठबंधन में शामिल करो, नहीं तो हम बिगाड़ देंगे खेल तुम्हारा। इस सिरे पर ओवैसी क्रिस्टल क्लियर है। ओवैसी की नजर पैन इंडिया की राजनीति पर है। वो देश के 20% मुसलमानों का लीडर बनने के लिए मैदान में उतरे हैं। जाहिर है, इससे सबसे ज्यादा असहज मुसलमानों के बीच के वो चेहरे हैं जिनके साइलेंट फतवे मुस्लिम वोटों को एक तरफा कथित सेक्युलर पार्टियों की झोली में डालते रहे। ओवैसी सीधे तौर पर उन्हें ही चैलेंज कर रहे हैं। तो क्या बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद दरअसल एक सिंबल है देश के स्तर पर पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने का, जिसका जिक्र ओवैसी पहले कर चुके हैं कि हम पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। मायावती ने 2022 के चुनावों में 88 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया था। ओवैसी ने पहली बार अपनी 60 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। हालांकि इनमें से कोई भी अपनी सीट जीत नहीं सका, पर यह भी सच है कि इनमें से कई उम्मीदवारों ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थीं। लखनऊ में हमने युवा मुस्लिम वोटर्स से ये जानने की कोशिश की कि क्या ओवैसी मुसलमानों के बीच अपनी जगह बना रहे हैं। मुसलमान में बहुत ज़्यादा क्रेज़ बन चुका है ओवैसी साहब का, क्योंकि वो काफ़ी सारे मुसलमानों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं, एक नज़र से देखते हैं। और कह सकते हैं कि मुस्लिमों में, स्पेशली मुस्लिमों में उनका क्रेज़ बढ़ रहा है, क्योंकि अगर देखें तो जो है वो यूथ को बहुत अच्छे से समझते हैं और यूथ के लिए वो जितने जो है बात करते हैं या कोई योजना बनाते हैं तो वो यूथ को जो है नज़र में रख के करते हैं। जिस तरह से वो ओवैसी जीत रहे हैं आजकल, तो उस तरीके से लग रहा है कि हाँ क्रेज़ बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे जो यूपी में भी वो आएंगे और यहाँ पे भी इलेक्शन लड़ेंगे। किसी पे जुल्म हो रहा हो वो आवाज़ उठाते जाए, हिंदू हो जाए, मुस्लिम हो जाए, सिख हो जाए, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, भेदभाव नहीं करते, आवाज़ उठाते हैं। अभी बिहार में देख लिया आपने 5 सीटें जीती है, उनके विधायकों ने जीती है। हर चीज़ में मुसलमानों के अकेले आवाज़ उठाते हैं, इसीलिए उनका सर वो इसीलिए मुस्लिम जो है वो उनको पसंद करते हैं। अगर मुसलमानों के बीच में ओवैसी ऐसे ही जगह बनाते दिखे तो क्या अखिलेश की मजबूरी बन जाएगी ओवैसी और उनके कट्टरपंथी लाइन के साथ खड़े होने की? क्योंकि बिहार में ओवैसी से पंगा लेने वाले तेजस्वी और राहुल का हाल वो देख चुके हैं। फिलहाल तो बाबरी पर, योगी की कयामत वाली लाइन पर अखिलेश जवाब देने में व्यस्त है। उनसे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है।
अरे क़यामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। तो सवाल ये है कि बंगाल के ओवैसी और हैदराबादी ओवैसी के बारे में अखिलेश का ख्याल क्या है। अखिलेश की सबसे बड़ी मुश्किल अब ये हो चुकी है कि वो खुलेआम ओवैसी को कट्टरपंथी लाइन वाला भी नहीं कह सकते। यहाँ भी तेजस्वी वाला अनुभव बड़े काम का है। ये बिहार में गए थे, बिहार में हम तेजस्वी यादव को लेटर लिख के दिए, अलायंस कर लो, हमको खाली 5 सीट दो। एक 2 खत लिखे, तुम जीत गए तो मिनिस्ट्री मत दो, अख्तर अली ईमान हमारे बिहार के प्रदेश बोले, सदर बोले, इन्होंने नहीं करे। कांग्रेस पार्टी कितने सीट पे लड़ी मालूम आपको? 60 में कितने जीते? 6। तो वो 54 सीट पे कौन कामयाब हुए? हम हुए, बीजेपी हुई है। अरे टुट्टे, हिसाब के कच्चे, जरा देख के बोलना ब्याबा। तुम अभी अभी आए हो, सियासत में तुम्हारे दूध के दांत नहीं निकले। चाहे सीनियर ओवैसी हों या बंगाल वाले ओवैसी, दोनों की पार्टी, उसके नेता कम से कम बाबरी वाली लाइन पर एक दूसरे के कट्टर समर्थक हैं। क्या बाबर का नाम कोई रखेगा तो उसकी गर्दन उतार देंगे आप? भाई, किसी को अपनी जगह पर अपना नाम रखने की आजादी है, अपना मकान बनाने की आजादी है, अपने धार्मिक स्थल को बनाने की आजादी है। इसके लिए कहा कि इसे परमिशन का मामला आ गया, या इस तरह का कोई रुकावट भी पैदा करता है तो मैं कह रहा हूं असंवैधानिक है ये। इधर कई मौलाना हैं जो बंगाल में बाबर के नाम पर बन रही मस्जिद का विरोध कर रहे हैं। कुछ तो यहां तक कह रहे हैं कि बंगाल के ओवैसी ये खेल बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं ताकि मुस्लिम वोट बटे और बीजेपी को फायदा हो जाए। ऐसे मौलाना तो बिहार चुनावों का उदाहरण भी अपनी तकरीरों में दे रहे हैं। कुल मिलाकर बड़ी हलचल मची हुई है। कहा जा रहा है कि ओवैसी और बंगाल वाले ओवैसी एक हो गए तो बंगाल वाला किला भी गया समझो, बिहार वाला हाल हो जाएगा और फिर यूपी भी तो बचाना है। लिहाजा अरशद मदनी और महमूद मदनी बहुत अग्रेसिव हो रखे हैं ताकि किसी भी सूरत में मुसलमान को बंटने से रोका जा सके। तो क्या ममता, अखिलेश समेत तमाम कथित सेक्युलर दलों के सामने मुस्लिम वोट बैंक को बचाए रखने की चुनौती बहुत बड़ी हो चुकी है क्या? देखिए। रहा साल बाबरी मस्जिद का, मैं आज भी मानता हूं वो फैसला गलत था सुप्रीम कोर्ट का। वो आस्था की बुनियाद पर था। मेरी आस्था है, छोड़ दो आप। वो झगड़ा था टाइटल डिस्प्यूट को आपने मजहबी आस्था से, बट अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटल कर दिया ना। तो अब बोलना कि कयामत नहीं बनने देंगे। सेटल आपने सेटल कहां किया? आपने तो संभल को खोल दिया। बाबरी पर शोर बेइंतहा है। बंगाल के ओवैसी की बाबरी कसम ने कुछ लोगों को बड़ा बेचैन कर दिया है। उधर राम मंदिर के बदले में तड़पते पाकिस्तान में ओवैसी, योगी और 2029 पर अलग ही चर्चा चल रही है। पाकिस्तानियों का दर्द खत्म ही नहीं हो रहा। पाकिस्तान की तो छोड़िए, असल मुद्दा है भारत के भीतर चल रही बाबरी वाली सियासत का। तो क्या बाबरी के नाम से बरसते मौलाना बाबरी के पीछे की मजहबी तिकड़म और इससे तराशी जा रही सियासी तरकीबों को भी समझ रहे हैं? समझना मुश्किल नहीं कि आखिर बाबरी के नाम से पीछा छुड़ाते मौलानाओं की बेचैनी की असल वजह क्या है। मौलानाओं को लगता है कि बाबरी का बनना और ओवैसी का बंगाल में एक्टिव होना ममता बनर्जी को राजनीतिक तौर पर कमजोर करने की साजिश है और कुछ नहीं। ओवैसी मौलानाओं के लिए बीजेपी की बी टीम है, जैसा कि आरोप मौलाना उन पर लगाते हैं। इसके पीछे वजह रही है ओवैसी का रिपोर्ट कार्ड। वो ये कि जहां ओवैसी की पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती है वहां बीजेपी जीत, लेकिन ओवैसी को आरोपों की परवाह नहीं। बिहार, महाराष्ट्र के बाद अब वो यूपी, बंगाल को लेकर अपनी सियासी महत्वाकांक्षाओं की मुनादी कर चुके हैं। ये लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है, अब रुकना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है।
उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बात करें आदिल साहब को मैं भिजाया था बंगाल के बारे में, उनसे भी बात करेंगे, मगर हमको लीडरशिप चाहिए। तुम बैठकर हमारे मुकद्दर के फैसले नहीं कर सकते। ओवैसी अब बड़े इरादे लेकर मैदान में है। ओवैसी के टारगेट पर 20% का वो वोट बैंक है जो 2014 से पहले तक सत्ता की तस्वीर बनाता और बिगाड़ता रहा है। अपनी कट्टरपंथी और आक्रामक छवि से इतर ओवैसी सेकुलर बनने को बेताब दिख रहे हैं। हैदराबाद के बाहर ओवैसी अपनी कट्टरपंथी छवि को बदल रहे हैं। उत्तर भारत में ओवैसी दलित मुस्लिम समीकरण सिद्ध करने निकले हैं। इसके लिए बेहद जरूरी है उस कट्टरपंथी छवि से बाहर निकलना जिसने उन्हें उत्तर भारत में जमीन जमाने नहीं दी। ओवैसी मुसलमानों से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, कट्टरपंथी बयानों से परहेज करते हैं, कट्टरपंथी आतंक की निंदा करते हैं और राष्ट्रवादी छवि को भी बनाते दिखते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि आज नहीं तो कल ओवैसी इंडी ब्लॉक का हिस्सा हो सकते हैं। डायरेक्ट नहीं तो अपरोक्ष रूप से ही सही। 15 मिनट वाले उकसाने या भड़काने वाले बयानों को अब सिर्फ संकेतों तक सीमित रखकर ओवैसी की कोशिश एक ऐसी ही छवि बनाने की है जो कथित सेकुलर ब्लॉक में फिट हो जाए। कहीं उनका लक्ष्य 20% मुस्लिम आबादी के वोटों की ताकत हासिल कर देश की राजनीति को दो ध्रुवीय बना देने का तो नहीं है। कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी नहीं आने वाली है, याद रखो मेरी इस बात को। आप कांग्रेस पार्टी चाहे मध्य प्रदेश हो, भारत हो, बल्कि जितना जल्दी कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए वो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। लोकसभा की कुल 543 सीटों में कितनी सीटों पर मुस्लिम असरदार भूमिका में हैं, इसे समझिए जरा। 86 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। 65 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 25% से ज्यादा है, जबकि देश में कुल 16 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा 50% से ज्यादा है। सुनो शेर घाटी के नौजवानों बुजुर्गों, मैं हैदराबाद से पहले भी तो आपके दरमियान में आया था, आज भी आया हूं और कल भी आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं सिर्फ तुम्हारे वोटों के लिए इलेक्शन के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं इसलिए आ रहा हूं कि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी जिंदगी को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम नेता बनो, तुम नेता बनो, तुम लीडर बनो। मैं चाहता हूं कि तुम कायद बनो। मैं चाहता हूं कि लोग तुम्हारे सामने, तुम्हारे आगे पीछे दौड़े और जिंदाबाद के नारे मजलिस पर तुम्हारे लगाए। ओवैसी मुसलमानों की जिस सियासी नुमाइंदगी की तरफ इशारा करते हैं उसे इस चार्ट से आप समझ सकते हैं। 1980 में संसद में कुल 49 मुस्लिम सांसद थे। मुस्लिम सांसदों का शेयर 8.3% था। इसी तरह 1984 में यह आंकड़ा 40 की दहाई में था। 1989 से लेकर 2004 तक संसद में 30 से ज्यादा मुस्लिम सांसद थे। 2009 में ये संख्या घटकर 28 हुई, 2014 में 23, 2019 में 26 और 2024 में कुल 24 मुस्लिम सांसद लोकसभा में हैं, जो 4.4% शेयर है। विधानसभाओं और लोकसभा में मुस्लिम लीडर्स की गिरती संख्या के लिए ओवैसी सेकुलर दलों को जिम्मेदार ठहराते हैं। फिलहाल बंगाल की बाबरी के नाम पर बवाल मौलानाओं के बीच में मचा है। ओवैसी की मजलिस से कम आग इन मौलानाओं की मजलिसों में नहीं है। बाबरी के नाम पर चल रही सियासी चालों से वो मुसलमानों को आगाह करने में लगे हैं। तो क्या सारा तमाशा, सारी तरकीबें, सारी आजमाइश 2026 या 27 के लिए ही नहीं बल्कि 2029 के लिए भी है? सियासत में महीन चालों के सुर्रे छोड़े जा रहे हैं। अब सवाल वही है कि निशाने पर कौन सा तीर लगेगा और कौन सा चूकेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब बात पाकिस्तान के नए काल की। बॉस मार मार कर क्या ही भूत बना दिया है बलूचों ने मुनीर की आर्मी का। लगता है कुछ ही घंटों में पाकिस्तान की फौज बलूच लिबरेशन आर्मी के सामने सरेंडर कर देगी क्या? पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर पहले ही अपनी फौज को अपाहिज तक बता चुके हैं। बलूचों के विद्रोह की नई लहर से पाकिस्तान आर्मी में खौफ का तूफान है। और अब तो जो वहां से नई खबर आई है उसने मुनीर शहबाज से लेकर हाफिज मसूद तक की नींद उड़ाकर रखी होगी। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA पाकिस्तानी आर्मी पर आसमान से अटैक करने वाली है। बलूचों के ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के तहत यह नेक्स्ट लेवल की तैयारी है बॉस। BLA ने ड्रोन वॉरफेयर रेडी कर लिया है और इस यूनिट के नाम से ही मुनीर आर्मी को बहुत परेशानी होगी, जिसकी चर्चा पाकिस्तानी आवाम कर रही है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। सुनसान बियावान इलाका, एक धमाका और सब कुछ धुआं धुआं। पड़ोस के आतंकी मुल्क में आसी मुनीर की वर्दी वाले दहशतगर्दों पर इन दिनों ऐसे ही बारूद बरस रहे हैं और भयंकर तरीके से बरस रहे हैं। 28 जनवरी को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ ऑपरेशन हेरोफ शुरू किया था और तभी से पाकिस्तान के हुक्मरानों से लेकर फौजी जनरल तक अपने डरपोक शागिर्दों की लाशें गिन रहे हैं। पूरा पाकिस्तान खौफजदा है और ये खौफ अभी और बढ़ने वाला है। इस्लामाबाद की संसद में ये पाकिस्तान के टुकड़े होने का मातम है। बलूचिस्तान की आजादी की मुनादी है और वो इसलिए है क्योंकि बलूचों ने अपना हक छीनने का पूरा इंतजाम कर लिया है। जमीन के साथ ही जिन्ना के जालिमों पर आसमान से भी बारूद बरसाने की तैयारी कर ली गई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपनी पहली आधुनिक एयर और ड्रोन वारफेयर यूनिट का ऐलान कर दिया है। बलोच बागियों की इस यूनिट का नाम है कहर। इस यूनिट की कमान बलोच लिबरेशन आर्मी के वरिष्ठ कमांडर अब्दुल बासित के हाथों में है। कहर नाम की इस यूनिट में फिलहाल 300 बलोच बागी शामिल हैं और इनके पास तकरीबन 550 ड्रोन्स हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ओर से ड्रोन यूनिट को लेकर बकायदा वीडियो जारी किया गया है। 1 मिनट 54 सेकंड के इस वीडियो में बलोच बागियों के हाथों में छोटे ड्रोन्स नजर आ रहे हैं। जब वीडियो आगे बढ़ता है तो ड्रोन के जरिए हमले और धमाके के वीडियो भी सामने आते हैं। इतना ही नहीं, वीडियो में बलूचों के पाकिस्तानी फौज के ठिकानों पर हमले की तस्वीरें भी साझा की गई हैं। BLA की ओर से जारी करीब 2 मिनट के वीडियो में दिखाया गया कि कैसे दुर्गम पहाड़ियों के बीच ड्रोन का टेस्ट किया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये कि इस यूनिट ने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के तहत चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट और पाकिस्तान के सामरिक गढ़ ग्वादर पोर्ट को निशाना बना लिया है। ड्रोन हमलों के जरिए न केवल मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया गया बल्कि कम्युनिकेशन लाइन को भी ठप कर दिया गया है। यही वजह है कि वीडियो सामने आने के बाद मुनीर के प्यादों का हलक सूख चुका है। हालात बिगड़े ही नहीं हैं, हालात ये हो चुके हैं कि मुनीर के डरपोक बलूचिस्तान में पैर रखने से भी कांप रहे हैं। मुनीर एंड कंपनी का खौफ इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। पाकिस्तानी फौज इस कदर डरी हुई है कि बलूचिस्तान में टैंक पर सवार होकर गुजरना पड़ रहा है। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, बलूच लिबरेशन आर्मी ने 7 पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ा है जिनकी रिहाई के लिए सिर्फ 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। बलूचों ने मुल्ला मुनीर के सामने शर्त रख दी है कि अगर कैदियों की अदला बदली शुरू नहीं हुई तो 1 सप्ताह के भीतर पाकिस्तान से 7 अगवा किए गए फौजियों को मार दिया जाएगा। अगवा किए गए पाकिस्तानी मुनीर से रहम की गुहार लगा रहे हैं। रहम की गुहार लगा रहे ये वही पाकिस्तानी हैं जिनके जुल्मों से बलूच कौम दशकों से कराह रही है। बलूचिस्तान का जर्रा जर्रा पाकिस्तान के पाप से वाबस्ता है। यही वजह है कि बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा पाकिस्तान से नफरत करता है। मजेदार बात यह कि ये बात तो पाकिस्तानी भी जानते हैं। बलूचों में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत यूं ही नहीं है, इसे विस्तार से समझना है तो खुद देखिए। ये तस्वीरें उस दर्द की दास्तान हैं जिसे बलूच 78 साल से भुगतते आ रहे हैं।
पिछले कुछ दशक के दौरान बलूचिस्तान से हजारों लोग गायब हो चुके हैं, जिन्हें पाकिस्तानी फौज उठा कर ले गई। महीनों बाद किसी की लाश मिली तो किसी का अब तक कोई पता नहीं चल पाया। बलूचिस्तान में शायद ही कोई घर हो जिसने पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्दों के जुल्म को करीब से ना देखा हो। बलूच जानते हैं, मानते हैं और समझते भी हैं कि जुन्ना के मुल्क के साथ रहने से सिर्फ जिल्लत और जुल्म ज्यादती ही मिलेगी। इसीलिए कह दिया है कि ये कलेश बलूचिस्तान के अलग देश बनने पर ही खत्म होगा। बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े नेता अख्तर मेंगल ने तो लाहौर में ऐलानिया मुनादी कर दी है। वैसे तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान से आजादी के नारे उसी दिन से लग रहे हैं जब इस्लामाबाद ने इस पूरे इलाके पर जबरन कब्जा जमाया था, लेकिन पिछले कुछ वक्त के दौरान बलूचिस्तान में आंदोलन तेज हो चुका है। खास तौर से बलूच लिबरेशन आर्मी ने मुनीर को अल्टीमेटम दे दिया है, यानी वो दिन दूर नहीं जब लाहौर से लेकर इस्लामाबाद की मीनारें बलूचों के जोर से जमींदोज होंगी। और बलूचों की ड्रोन ब्रिगेड के बाद इसकी आशंका काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि बलूच लिबरेशन आर्मी की ड्रोन यूनिट कहर महज एक प्रयोग नहीं है, बल्कि बीएलए का नया टेक्नोलॉजिकल चेहरा है। ये यूनिट हवाई निगरानी और सटीक हवाई हमलों में माहिर है। खास बात यह है कि अब बलूच विद्रोही पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों पर मीलों दूर से नजर रख सकते हैं और बिना किसी इंसानी जान को जोखिम में डाले अचानक हमला भी कर सकते हैं। जंग का मैदान अब जमीन से ऊपर उठकर साइबर स्पेस और हवा तक फैल चुका है। पाकिस्तान जान चुका है कि जिन बलूचों को उसने फौजी बूटों और बंदूकों से कुचलने की कोशिश की, वही बलूच अब पाकिस्तान की बर्बादी का आखिरी अध्याय लिखने वाले हैं। बॉर्डर पार के मुल्क में जो हालात हैं, उसके पीछे जिन्ना के मुल्क की नफरत वाली फितरत है। बलूच हो, पश्तून हो या फिर सिंध, पाकिस्तान इन पर जबरन कब्जा तो कर चुका है, लेकिन किसी को अपना मानता नहीं है। यही वजह है कि गिनती के 4 सूबों वाला पाकिस्तान अब 4 टुकड़े होने की कगार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।